नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका PNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा आप कल कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयासी भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज बाजार की अगर बात करें, शेयर आज बहुत खबर तो 2-3 है, पर आज शेयर बाजार की बात करें उससे बाद में कोऑपरेटिव बैंक पे थोड़ा चर्चा करनी है। साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही होगी। आज बाजार में 8 आवर ट्रेडिंग सेशन ऐसा रहा जो बाजार गिर के बंद हुआ। और मिड कैप स्मॉल कैप की अगर बात करें साथियों, तो मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर से टॉप से 20-22% टूट गए हैं। लगभग हेल्थी कलेक्शन माना जाता है। और ये ज़रूर थोड़ी सी अच्छी बात हुई है कि 22,800 का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं बाजार ने अभी बचा के रखा है, जो मेक एंड ब्रेक लेवल है। एक बार को तो 22,795 के आसपास चला गया था, पर फिर से लेकिन एक ख़राब चीज़ भी है कि 23,000 के नीचे बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा स्थिति ख़राब है। अभी थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड जो स्टॉक हैं वो ज़रूर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन अभी बाज़ार में वो स्थिति है नहीं खरीदी ज़्यादा उछल कूद करने की। अभी चारों तरफ से तूफान है। और ये तो मान लो साथियों कि अभी ये मान के चलो पिछले 4 महीने से बाज़ार के अंदर लगातार गिरावट का माहौल आ रहा है और लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। आपको क्या करना है, आपको शांति से अच्छे जो कंपनियां हैं उसको जो ले रखी है अभी उसे शांति से बनाए रखना है। क्योंकि अगर ऑल ओवर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल से संकेत अच्छे नज़र आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप से जैसे मोदी जी की कई फैक्टरों पर बात भी हुई, कई विषयों पर डिस्कशन भी हुआ, और कहीं ना कहीं जो टैरिफ वाला मुद्दा था वो भी शांत हो गया था। उनने बोल दिया था कि नहीं नहीं हम ठीक है कर लेते हैं, बाद में लगा लेंगे, जैसे पे तैसा टैरिफ लगाएंगे, इस तरह से। और आज ग्लोबली जो संकेत थे वे भी अच्छे नज़र आ रहे थे। और गिफ्ट निफ्टी जो ओपन हुआ वो भी 23,136 से ऊपर ओपन हुआ, और वहाँ से फिर उसके बाद उसमें बिकवाली चालू हुई। अब बात करें FII और DII की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों ने आज साथियों 4,297 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जिसका अगेंस्ट में DII इन्वेस्टरों ने जो है 4,300 करोड़ रुपए की खरीदारी भी की है। ऐसा नहीं कि FII ने बिकवाली की है तो DII ने खरीदारी नहीं की, DII ने खरीदारी भी की है। देखो, शेयर बाज़ार में अभी गिरावट का माहौल है, अभी शांति बनाए रखें, ज़्यादा उछल कूद ना करें। और अगर आपके पास में पोजीशन है, शांति से चुप से बैठे रहें, क्योंकि जो जितनी भी पोजीशन कटनी है वो लगभग अब जो वीक हैंड है वो माल छोड़ देंगे। और कहीं ना कहीं अगर बाज़ार में गिरावट की अगर मुख्य वजह खोजी जाए तो FII की बिकवाली और मिड कैप स्मॉल कैप में बेहद दैनिक है। आज का जो एक्सीडेंट हुआ साथियों, आज का एक्सीडेंट को मतलब बात क्या करें, सो तो फर्टिलाइजर रिलेटेड आज तो जो स्टॉक देखो सब टूटते जा रहे थे। SRF ने कहीं ना कहीं कमर तोड़ी। SRF तो एक बार को 10% के लोअर पे भी आ गया था। देखो, शेयर बाज़ार में गिरावट चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन बाद जैसे FII बिकवाली रोकेंगी तो बाज़ार स्थिर हो जाएगा, और वहाँ से हो सकता है बॉटम बन जाए, चल जाए। क्योंकि बाज़ार ने पिछले 3 बार 22,800 का जो रेसिस्टेंट लेवल है उसको सपोर्ट के रूप में काम किया है, और बार बार वहीं पे अगर रेसिस्टेंट लेकर चलना चालू करता है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि बाज़ार चल पड़ेगा। अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी रहेगी, लेकिन शांति बनाए रखें। चारों तरफ से समुद्र में जब लहर आ रही हो, हवा चल रहा हो, तूफान चल रहा हो, तो शांति से, ज़्यादा ट्रेड वेड नहीं करें। दूसरी बात क्या है साथियों कि अभी उपवास का समय है, अभी उसे देखो ही मत ही, अभी वो समय है। उससे बड़ी बात कर लेते हैं बैंकों की। आज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को RBI ने बैन कर दिया है, और लोगों की जो मेहनत की कमाई थी, जिन लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा था, वो पैसा उनका एक तरह से रुक गया है। डूब गया तो कहना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी। RBI ने क्या किया, ट्रांजेक्शन पे रोक लगा दी है उनके, कि आप अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे और कोई किसी की FD नहीं ले पाओगे, किसी को पैसा दे नहीं पाओगे। इतना ज़रूर किया है कि जो जिन लोगों के लोकर हैं वहाँ पर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में, उन लोगों को उनके टोकन दे के सामान दिया जा रहा है। पर उन लोग, ज़्यादातर लोग जो अभी जहाँ का मुद्दा ऐसा आती है, बोरीवली एक जगह पड़ती है मुंबई में, अंधेरी में, वहाँ का मामला है ये। और वहाँ पे क्या हुआ, RBI को ऐसा क्या देखने के लिए मिला, वो मैं आगे चल कर थोड़ा सा चर्चा करूँगा। लेकिन एकाएक आज सुबह उन्होंने नोटिस देखा कि इस बैंक में 6 महीने के लिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी गई है। कोई भी अपना ना पैसा डाल सकता है ना निकाल सकता है। अब बात करें कि साथियों, ऐसा अगर 6 वर्ष पहले की बात करें, 6 वर्ष पहले पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पंजाब सिंध बैंक ने अपने ही जो
करीबी लोग थे जो जिस बैंक के महानिदेशक या उसके ब्रांच मैनेजर, इन सब से जो टॉप लेवल के जो करीबी थे, वहाँ पे तो खैर डीएलएफ जैसा बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन वो उसको भी आरबीआई ने जैसे तैसे बचा लिया, उसको फिर एक दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया, तो उसको कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया। आज जैसे मैं बोलता हूँ कि लिक्विडिटी की कमी आ जाती है, बैंकों में लिक्विडिटी की कमी आ जाती है, या बैंकों में जब हम किसी बैंक का स्टॉक उठाते हैं तो उसमें हमें एनपीए देखना पड़ता है कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट कितना है, कि जो पैसा दिया है, या ग्रोस एनपीए कितना है, वो मैं आगे चर्चा करूँगा। सबसे मेन बात है कि जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, जिन लोगों की तनख्वाह, या जो लोग एफडी के भरोसे हैं, मान लो मैं हूँ, सपोज करो आप हो, मान लो हम लोग बुज़ुर्ग हो गए, है ना, तो हमने कि एक पैसिव इनकम के रूप में बैंक में कोई एफडी कर दी, सपोज करो 10 लाख की, और हमें बैंक ने 9% का या 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया कि हमें आपको 80,000 रुपये साल के दूंगा। उन्होंने बोला भाई एक काम कर, दो मुझे 80,000 रुपये साल के देगा तो इसे महीने में डिवाइड कर दे, हर महीने मेरा पैसा आता रहेगा, मेरा खर्चा चलता रहेगा, मतलब 5-6 हज़ार 7 हज़ार जो भी बनता है। अब उन लोगों का क्या होगा? और इसमें ज़्यादातर जो है मिडिल क्लास लोग जो हैं, उन लोगों के ही इसमें खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर कम है या मतलब 1-2 ब्रांच है, ऐसा नहीं साथियों, 20,000 लोगों से ज़्यादा, मतलब 20 से 30 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोगों के इस बैंक में खाते हैं। और ये भी नहीं है कि यही है, इसका पूना में और तुम्हारा गुजरात में, सूरत में, और ऐसे मतलब बड़ी बड़ी सिटियों में इनके, मतलब थाने में, पूना में, गुजरात में। और ऐसा नहीं कि आज ही का ये बैंक है कि यार अभी हमें पता नहीं था, नया बैंक खुला है। साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बैंक 1977 में चालू हुआ था, 1977 में ये बैंक चालू हुआ था। और ये समझ लो इसकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 30 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, मतलब 30 ब्रांचेस हैं इसकी ऑल ओवर विश्व, मतलब इंडिया में। और ये बैंक अपने क्रेडिट कार्ड शो करता है, अपना एक इनका खुद का ऐप भी है। तो अब उन जो लोग बैंक में ज़्यादा पैसा को सिक्योर मानते हैं, बोलते हैं कि यार बैंक में पैसा है वो सिक्योर है, अब वो कहाँ गया? जैसे आरबीआई बोलता है कि 5 लाख रुपए तक की तो गारंटी है, कि अगर आपका 5 लाख रुपया बैंक में रखा है तो आपकी पैसा सिक्योर है, लेकिन अब 6 महीने तक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। किसी के घर में शादी है, किसी के बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, किसी के ईएमआई चल रही है, अब उनका क्या होगा? कभी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा नहीं है कि ये अगर आरबीआई ने एकाएक बोल दिया कि नहीं इनको अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब 6 महीने तक ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। ये जितना मिडिल क्लास है, या जो कल गया था उस बैंक में पैसा जमा करने, क्या उन्हें बताया कि कल से बैंक बंद होने वाला है, आप इसमें पैसा नहीं जमा करो? मैं एक ऐसे लोगों की वीडियो देख रहा था जो जिनका रो रो के बुरा हाल है, जो लोगों की मेहनत की कमाई है, जो कि पूरी की पूरी आज बैंक में जमा की थी, और आरबीआई के एक निर्देश के कारण उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं है। अब वो अपने घर ले जाने के लिए 2,000 का किराना और सब्जी भी ले जाना चाहें तो भी नहीं ले जा पाएंगे। और अभी जो आरबीआई ने उनकी जो एक कोऑपरेटिव होता है उसको भंग कर दिया है, और वहाँ पे जो श्रीकांत अभी एसबीआई के पुराने चेयरमैन थे, सीजीएम सॉरी, उनको दे दिया है पावर, और उनकी सहायता करने के लिए 2 अन्य लोगों को भी कार्यभार दे दिया है कि आप इसे थोड़ा सा चलाओ। देखो आरबीआई कहीं ना कहीं चाहता है कि बैंक डूबे ना, क्योंकि बैंक डूबेगा तो कहीं ना कहीं लोगों की छवि भी खराब होगी और बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए क्या होता है। तो साथियों इसका क्या है, या किसी भी बैंकिंग, कोई भी बैंक हो जाए, उसमें ग्रोस एनपीए रहता है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। अगर सपोज करो आपने किसी को 10 व्यक्तियों को लोन दिया और आपका एनपीए आ रहा है 100 लोगों को लोन दिया, 100 से ज़्यादा डिफाइन करूँगा मैं, और आपका जो एनपीए आ रहा है वो आ रहा है 5% का, मतलब 100 में से 5 लोग आपको लोन दे नहीं रहे, तो बैंक क्या करता है, साल के अंत में कुछ फंड निकाल के रखता है, उसे वो माफ़ कर देता है, जैसे अभी बोला गया ना। लेकिन इसमें आरबीआई की नज़र कब पड़ी साथियों? इनकी नज़र, ऐसा नहीं कि आरबीआई पहले नहीं देख रहा था, इनके जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ बैंक क्या करता है, बैंक अपन लोगों से पैसा लेता है एफडी के रूप में और किसी और लोगों को पैसा देता है। बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हुआ, हम लोगों से जो पैसा लिया और उनको एनआईएम निकाल के, अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकाल के दूसरों को पैसा दे देता है। लेकिन सपोज करो वो लोगों से पैसा ही नहीं आया, तो बैंक कहाँ से पैसा देगा? तो उसी लिए बैंक ने जो आरबीआई ने सीआरआर रखा है कि आपको एक 10% के आसपास में रेशो रखना है।
अब समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ या किन किन घटनाओं पे नज़र पड़ी आरबीआई की। तो साथियों, इनका जो वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा था 2022 में 3,340 करोड़ हुआ करता था, जो 2023 में इनका घट के हो गया 3,937, मतलब लगभग 400-500 करोड़ की कमी आई। फिर उनके बाद जो 2024 में जो इनका वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा है लगभग 2450 करोड़। तो इस चीज़ को बैंक आरबीआई ने भी देखा कि यार इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो घटता जा रहा है, लेकिन लोन जो है वो इनका उतना का उतना ही है। तो इनका क्या हुआ, जो नेट एनपीए होता है, जो सब ग्रोस एनपीए बोलते हैं, वो बढ़ गया। मतलब जो पैसा ना देने वालों की जो तादाद थी ना वो बढ़ गई। अब उसको ऐसा भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बैंक के टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ मैनेजमेंट है, उसके जानकार, रिश्तेदार, कारोबारी, उन लोगों को लोन दे दिया गया, जैसे बैड लोन की कैटेगरी में माना जाता है। जैसा पहले भी हुआ है बहुत से बैंकों की, जितने भी बैंक कोलैप्स करते हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए करते हैं कि कहीं भी अपने व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के चक्कर में ऐसे लोन दे दिए जाते हैं जिन लोगों को लोन एक्चुअल में वो इस लायक है ही नहीं, और वो पैसा गमन कर जाते हैं। और पैसा किसका डूबता है? आम जनता का डूबता है, हम जैसे आप जैसे भाइयों का डूबता है। तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसके घर में शादी है, कल से उसकी तैयारियां चालू हो रही हैं, उसने अपने उस बैंक में 10 लाख रुपए डाले हैं कि भाई मेरे को शादी करनी है, मेरी बेटी का ये। अब एकाएक पता आता है कि अब आप बैंक से पैसा नहीं निकाल पाओगे, तो उस गरीब के घर पे क्या होगा? आप उसने तो पूरी तैयारियां करके रखी है। ऐसी परिस्थिति में अब क्या होगा? कोई व्यक्ति कल ही पैसे जमा करके आया, उसको कहीं कुछ जाना है, लेना है, अब आपको एक मैसेज आता है कि आप ना से कोई ट्रांजेक्शन कर पाओगे। आपने जिसने एफडी करी, सपोज करो कल उसकी मंडे को या आज उसकी एफडी मैच्योर होने वाली है, पिछले 3 साल पहले उसने एफडी की थी, वो तो ये विचार लिए बैठा है कि यार मैंने 5 साल पहले लगाया था पैसा एफडी के रूप में, आज वो मेरा एफडी निकालने जा रहा हूँ। उसको पता चले एफडी का तेरा मूल नहीं मिल रहा भाई। और तो और साथियों, जो मिडिल क्लास है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये जमा करते हैं, उन तक के ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी गई है कि आप 2,000-3,000 भी नहीं निकाल पाओगे। तो साथियों, जब भी मैं बैंकिंग सेक्टर को पढ़ता हूँ या बैंकिंग इंडस्ट्री को पढ़ता हूँ, एनबीएफसी को या माइक्रो फाइनेंस को पढ़ता हूँ, तो मैं ये चीज़ बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ कि मैं जिस बैंक को पढ़ रहा हूँ उसका ग्रोस एनपीए कितना है, नेट एनपीए कितना है, या उसके जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड में रहा है वो क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई आम जनता जो नागरिक है, वो बैंकिंग सेक्टर पे इस रिसर्च काहे के लिए करती है? वो इसीलिए करती है कि भाई हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है। भाई शेयर बाज़ार में अपना पैसा लगाया, कोई शेयर उठाया, वो शेयर गिर गया या नीचे ऊपर चला गया, नीचे चला गया, वो उस व्यक्ति को मलाल नहीं आएगा क्योंकि उसने वो शेयर ख़रीदा है, उस टेंशन नहीं है। भाई मैंने लगाया, मैंने कोई शेयर 80 रुपये का ख़रीदा, वो 70 हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं क्योंकि उसने अपने हाथों से ख़रीदा, 90 हो जाए तो उसे चिंता नहीं। लेकिन जिन लोगों को रिस्की ट्रेड में नहीं जाना चाहते, जो सेफ रहना चाहते हैं, जो बैंक में पैसा रखना चाहते हैं, उन लोगों का क्या होगा? अब उनकी क्या गलती है? जिन लोगों ने बैंक में पैसा रखा और एकाएक उन्हें मैसेज आता है कि अब आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। कहाँ गई वो आरबीआई की गाइडलाइन जिसमें बोला गया था कि 5 लाख तक का आपने जो पैसा रखा है वो सेफ़ है? तो फिर जो 2,000 रुपये की जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो कहाँ हैं? या आपका मैनेजमेंट क्या कर रहा था उस समय पर, जब एक दिन पहले लोग बाग जब ट्रांजेक्शन करने गए, उसमें पैसा जमा करने गए, तो आपके लोगों ने ये क्यों नहीं बोला कि अब ये कल से बैंक बंद हो जाएगा, आप पैसा नहीं रखो? अब जिनके घर में शादी है उनका क्या होगा? जिन्होंने अपने कोई गाड़ी उठा रखी है, मोटरसाइकिल ले रखी है, जिनकी ईएमआई चल रही है, उनका क्या होगा? जिन लोगों की पूरी घर की जमा पूंजी उनके पास में रखी है बैंक में, उनका क्या होगा? क्या बैंकिंग सेक्टर से विश्वास उठ गया? क्या बैंकिंग सेक्टर ऐसा ही है? क्या सब राम भरोसे ही चलेगा? एक 30 ब्रांचों वाला जो बैंक है, जो 1977 में बना था, जिसकी ऑल ओवर इंडिया में 30 ब्रांचेस हैं, जिसकी पूना, सूरत, थाने, बड़ी बड़ी सिटियों में ब्रांचेस हैं, वो बैंक के साथ ऐसा हो गया। किसके लिए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? साथियों, ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि इसके जुम्मा किसी को तो लेना पड़ेगा। और कम से कम मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो गरीब हैं इसका कुछ रियायत दी जाए, कम से कम 2,000-3,000 का ट्रांजेक्शन के लिए तो छूट दी जाए। जो आम आदमी है, जिस लोगों का उसमें पैसा रखा है, जिन लोगों को दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए पैसा रखना पड़ता है, उन लोगों के लिए तो कुछ सोचा जाए। मैंने देखे बहुत लोग ऐसी देखी, बहुत महिलाएँ हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं, क्या करें, लाचार हैं,
असहाय हैं, इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये आपको पूछना पड़ेगा स्वयं अपने आप से। क्या तुमने जानबूझ के पता था कि ये बैंक कल डूब जाएगा? या आज 2025 चल रही है, क्या जो बैंक पिछले 50 सालों से आ रहा था वो डूबने वाला है, तुम्हें ये पहले से पता नहीं था? क्या आरबीआई इस चीज़ को पहले से मॉनिटर कर रही थी तो उसमें धीरे धीरे लागू नहीं कर सकती थी? बैंक ने सोचा, आरबीआई को ऐसा लगा कि ये बैंक डूब जाएगा, तो इसे डूबने से बचाने के लिए उसने एक्शन ले लिया कि 6 महीने तक इसके ऊपर ट्रांजैक्शन पर रोक लगा देते हैं। कोई नई एफडी नहीं कर पाएंगे, कोई एफडी मैच्योर नहीं कर पाएंगे, किसी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? ऐसा कई बार देखा गया। अभी 6 महीने पूरे होंगे, फिर 6 महीने के लिए स्टेंड कर देंगे। लोगों का पैसा कहाँ? जिन लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, अब घर होता है, सपोज करो मैं हूँ, मैंने 20,000, 25,000, 10,000 अपने घर चलाने के लिए 20,000 अकाउंट में रखे। इसलिए रखे कि इमरजेंसी है। किसी के घर के अस्पताल में बच्चा, कोई परिवार, कोई बुज़ुर्ग, किसी की दवाइयाँ चल रही हैं, अब उनका दवाइयों का खर्चा कैसे होगा? कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका कैसे होगा? या बैंकिंग सिस्टम को इतनी क्लोजली ट्रैक करने वाला आरबीआई ऐसे कैसे गलती कर सकता है? और अगर गलती हुई है तो जो आम आदमी, जो मिडिल क्लास है साथियों, मेरा जो दुख है ना साथियों, दुख मेरा उन लोगों के साथ में है जो मध्यम वर्गीय हैं, जो रियल में मिडिल क्लास हैं। जो लोग कई 1000 करोड़ का जो लोन लेते हैं और उसके बाद भरते नहीं, तो वो तो भाग जाते हैं दूसरे देशों में। और जो पाई जोड़ के जो अपने जीवनचर्या चलाता है, वो भी टैक्स देता है साथियों। टैक्स वो भी देता है जीएसटी के रूप में। चाहे वो डीजल खरीदे, चाहे वो पेट्रोल खरीदे, चाहे वो गाड़ियाँ खरीदे, चाहे वो एलईडी खरीदे, वो 18% जीएसटी देता है। और सबसे ज़्यादा अगर टैक्स कलेक्शन से आता है गवर्नमेंट को, जीडीपी के अंदर अगर आप देखोगे तो वो जीएसटी से आता है। पर आखिरकार कौन है इस चीज़ का जिम्मेदार? जो लोग अपने पैसा नहीं निकाल पा रहे, इसको कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? साथियों, बहुत दुखद ये खबर है। आज के लिए इतना ही। मैं जिनके साथ ऐसा हुआ है उनके लिए तहे दिल से उनके साथ हूँ, पर चूँकि इस चीज़ के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए, तो मैं ऐसी कामना करता हूँ कि उन्हें थोड़ी बहुत रियायत देनी चाहिए कि 2-5 हज़ार रुपये तो निकाल सके, ताकि उनके घर खर्च चल सके। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।